अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि काइनेमेटिक्स जो है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। टोटल काइनेमेटिक्स के अंदर 6 न्यूमेरिकल हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1, अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग। एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। असेंडिंग का मतलब हो गया ऊपर की तरफ उठ रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, और जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ उठ रहा है वो है 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। और ऊपर की तरफ उठ रहा है तो उठते हुए जब ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट हो जाती है तो उसमें से एक पैकेज को ड्रॉप किया जाता है। एक पैकेज को ड्रॉप किया जाता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। तो वो जो पैकेज है उसको ग्राउंड तक, ज़मीन तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, यानी कितना वक्त लगेगा, वो हमें फाइंड करना है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है, उठ चुका नहीं है, उठ के रुका नहीं है, बल्कि अभी भी ऊपर की तरफ उठ रहा है लगातार। तो अगर उससे पैकेज को ड्रॉप होगा तो थोड़ा सा अलग सिनेरियो होगा, जिसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो एक हेलीकॉप्टर फॉर एग्जांपल अभी ग्राउंड पर है और फिर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और ऊपर की तरफ उठते हुए एक वक्त आता है, फॉर एग्जांपल उठते हुए ही, अभी फॉर एग्जांपल ये ऊपर जा ही रहा है ना, लेकिन इस पॉइंट पे आके जब ज़मीन से उसकी हाइट जो है, जब ज़मीन से उसकी हाइट जो है वो 80 मीटर हो जाती है, और ऊपर की तरफ किस स्पीड के साथ उठ रहा था, ये उठ रहा था 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो इसमें से एक पैकेज को जो है वो ड्रॉप किया जाता है। एक पैकेज है जिसको जो है वो यहाँ से ड्रॉप करेंगे। अब देखो, अगर तो ये रुका हुआ होता ना तो ग्रेविटी की वजह से पैकेज डायरेक्टली नीचे आ जाता, लेकिन अब क्योंकि ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है तो ड्यू टू इनर्शिया ये जो पैकेज है ये हल्का सा ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद नीचे वापस आएगा। बस यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। उड़ती हुई चीज़ से अगर किसी चीज़ को फेंकते हैं ना तो ड्यू टू इनर्शिया वो ऊपर की तरफ जाती है और फिर जो है वो नीचे आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ऊपर ही सीधी सीधी जाएगी और सीधी नीचे आएगी, पर मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूँ साइड पे करके, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि दोनों रास्ते क्लियर नज़र आ जाएं। तो पहले जो पैकेज है वो कुछ हद तक ऊपर की तरफ जाएगा, ज़्यादा ऊंचा नहीं, लेकिन कुछ हद तक ऊपर तक जाएगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा, और फिर यहाँ पे पहुँच के जो इसकी स्पीड है वो 0 के बराबर हो जाएगी। इसको VI बोल देते हैं, इसको VF बोल देते हैं। VF 0 हो जाएगा, और फिर जब स्पीड 0 हो जाएगी इन दी एंड फिर ये नीचे ज़मीन की तरफ वापस आ जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन है हमारे पास। 80 मीटर पर छोड़ा तो H1 बोल देता हूँ कि ज़मीन से उस वक्त हाइट 80 मीटर थी, लेकिन पैकेट तो 80 मीटर से भी थोड़ा सा ऊपर गया है। आप अगर अंदाज़ा लगाओ, यहाँ तक 80 मीटर है तो पैकेट 80 मीटर से थोड़ा सा और ऊपर गया है, तो उसको हम नाम दे देंगे H2 का। इसके अलावा हमारे पास एक बात बची है कि हमें जो है वो मालूम करना है टाइम को ना। तो टोटल टाइम ऊपर जाने का भी होगा, नीचे आने का भी। जो नीचे आने वाला टाइम है उसको नाम दे देते हैं T2 का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। फॉर एग्जांपल पॉइंट B से पॉइंट C तक का है, और जो T1 है ना वो इस पॉइंट A से पॉइंट B तक का हो जाएगा, इसको हम T1 बोल देंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो T1 है, टाइम जो लगेगा, और फिर B से C की तरफ जाते हुए जो टाइम लगेगा उसको हम जाहिर करेंगे T2 से। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे कि हमें टोटल टाइम चाहिए, तो हमें ऊपर जाने वाला टाइम भी निकालना पड़ेगा और ऊपर से नीचे आने वाला टाइम भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम मुकम्मल होगा। डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ था किस रेट के साथ ऊपर जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो पैकेज की इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी पैकेट की ना, जिसको हम VI से शो करते हैं, और वो है 12 मीटर पर सेकेंड। फिर जब फाइनल वेलोसिटी भी लिख देते हैं, बिल्कुल ऊपर जाके कितना पहुंच रहा है, ये ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी VF से शो करते हैं, वो बराबर हो गई 0 के। फिर जो उस वक्त हाइट है, हाइट ऑफ पैकेज या हेलीकॉप्टर की हाइट H1 का नाम देंगे, और वो है बराबर 80 मीटर के। और हमें मालूम करना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला प्लस करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है ना, इनर्शिया की वजह से पैकेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा। अब ये काम कर लेते हैं, अपना जो न्यूमेरिकल है ना उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ फॉर अपवर्ड मोशन, जब ऊपर की तरफ गया है। ठीक है ना, जब ऊपर की तरफ गया है तो मेन 2 बातें हैं जो हमें अपने जहन के अंदर रखनी है। एक तो टाइम गुजरा है, ऊपर से इसने कुछ एक्स्ट्रा हाइट कवर करी है।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे फॉर T1 के लिए सॉल्व करेंगे ऊपर जाने वाला टाइम। अब अगर आप नोट करो तो आपको VI पता है, VF पता है और टाइम मालूम करना है। तो इसका मतलब सबसे आसान इक्वेशन रहेगी फर्स्ट इक्वेशन, VF बराबर होता है VI प्लस AT। VI पता है, VF पता है, तो यही इजी रहेगी। VF 0 है, VI है 12 और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस का 9.8, पैकेट स्लो डाउन हो रहा होगा और टाइम को हमने T1 का नाम देना है। प्लस माइनस माइनस, सो 12 माइनस 9.8 साथ में आएगा T1 और इस तरफ जाके 9.8 T1 प्लस का हो जाएगा, इधर 12 भी रहेगा। तो अगर T1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 के साथ डिवाइड में आएगा 9.8। सो 12 डिवाइड बाय 9.8 कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 9.8 इट इज़ इक्वल टू 1.22 सेकेंड। ठीक है, तो चलो बस ऊपर की तरफ जाने वाला टाइम तो आ गया ना एटलीस्ट। अच्छा जी, ऊपर जाते हुए एक तो टाइम गुजरा था और दूसरा इसने हाइट कवर करी थी ना, तो H2 भी मालूम करते हैं। H2 के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी है, थर्ड भी है। डेटा में क्योंकि टाइम भी पता लग गया, VI भी पता है, VF भी पता है और एक्सेलरेशन तो पता ही है 9.8। तो सेकंड और थर्ड में से जो इक्वेशन ईजी लगे उससे सॉल्व कर लेना। मैं इसको थर्ड इक्वेशन से बताता हूँ। 2AS बराबर होता है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर और अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 2, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ माइनस का 9.8, हाइट जो एक्स्ट्रा कवर हो रही है वो H2 है, VF 0 के बराबर हो गया और VI आपको पता है कि 12 के बराबर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहीं पर ही वैल्यू लिखते हैं, तो 2 इंटू 9.8 माइनस का 19.6 H2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12 का स्क्वायर 144। सो H2 की वैल्यू निकालनी है तो 144 के साथ डिवाइड में आ जाएगा 19.6 और माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, माइनस कैंसिल कर दिया। सो 144 डिवाइडेड बाय 19.6, ये आ गया हमारे पास 7.34। ठीक है ना, H2 पता लग गया, 7.34 मीटर्स। अब अपवर्ड मोशन में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें थी, एक टाइम था और एक H2 कवर हो रहा था। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर डाउनवर्ड मोशन, कि अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ आते हुए सबसे पहले तो उसने टाइम मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल हाइट कितनी है, ऊपर से लेके जब नीचे तक आया तो टोटल हाइट कितनी कवर करी। तो पहला काम हमारा टोटल हाइट निकालने का होगा। टोटल हाइट यानी कि H, टोटल हाइट मालूम करेंगे जो कि H के बराबर देंगे और नाम उसको, और H1 प्लस H2 होगा। H इज़ इक्वल टू H1 प्लस H2। तो H1 80 था और ये आ गया 7.34। इट मीन्स ऐड होके आंसर आ जाएगा 87.34 मीटर्स। पता लग गया अब टोटल कितनी हाइट कवर करेगा पैकेज नीचे की तरफ आते हुए। अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम को हमने क्या नाम दिया है, नीचे आने वाला T2। अब थोड़ी सी एक बात समझनी है, अब नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, जिसकी वजह से मैंने इसको VF कहा था। अब क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये VF नहीं होगा, इसको अब हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे VI में, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड के लिए ये इनिशियल हो गया और फाइनल हमें पता नहीं है, डिस्टेंस पता है, फाइनल मालूम नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन से ही टाइम निकल सकता है। S बराबर होगा VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है ना, फाइनल पता नहीं है ना हमें, अब वो फाइनल नहीं कहलाएगी, अब वो शुरुआत वाली कहलाएगी डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो S की जगह पे H आएगा और H कितना है, H है 87.34। ये जो S है बेसिकली ये H के बराबर हो गया ना टोटल हाइट। VI अब 0 है हमारे लिहाज से और टाइम को हमने T2 का नाम दिया है प्लस 1/2 एज इट इज़। पैकेट ऊपर से नीचे आ रहा है, यकीनन तेज़ हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा और इधर हम लिखेंगे T2 का स्क्वायर। 0 इंटू T2, 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है। 87.34 एज इट इज़ आ गया। 9.8 डिवाइड बाई 2, 4.9 T2 का स्क्वायर। तो पहले T2 के स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 87.34 के साथ डिवाइड में आएगा 4.9। तो 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9 ये बराबर आ गया 17.82। T2 के स्क्वायर का आंसर आ गया 17.82। बट हमें तो T2 चाहिए, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। T2 के स्क्वायर का रूट और ये आ गया अंडर रूट 17.82 का स्क्वायर रूट।
स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल और इधर हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। तो 17.82 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 4.22 सेकेंड्स। ओके, अपवर्ड मोशन वाला टाइम आ गया, डाउनवर्ड मोशन वाला टाइम आ गया। अब हमारा आखिरी जो है काम वो ये है कि हमें टोटल टाइम यानी कि टी मालूम करना है, और टोटल टाइम को हम शो करेंगे टी से, जो कि आएगा T1 प्लस T2। T1 है 1.22 और T2 बराबर है 4.22, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.44 सेकेंड के बराबर। इसका मतलब पैकेज कितनी देर हवा में रहेगा, उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, 5.44 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, दो टग बोट्स हैं जो कि टो कर रही हैं एक शिप को। ठीक है, एक शिप को टो करने वाली, खींचने वाली दो टग बोट्स हैं। टग बोट्स का काम शिप्स को खींचना होता है, गहरे पानी जो शैलो वाटर होता है, कम पानी होता है, उससे गहरे पानी में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं टग बोट्स को, और वो एग्जर्ट करती हैं फोर्स 6000 न्यूटन। जो दोनों शिप्स हैं वो 6000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही हैं। एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप्स, वो जो दोनों रस्सियाँ हैं उनके दरमियान का जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। जाहिर सी बात है, रस्सियों के ज़रिए खींचते हैं, मैं तस्वीर में दिखा भी दूंगा। तो उन रस्सियों के दरमियान का जो एंगल है वो 60 डिग्रीज़ है। तो हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। वो जो शिप है उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ये हमें मालूम करना है। देखो इस पिक्चर के अंदर ये जो बनी हुई है ना शिप, ये रस्सी के ज़रिए इसको खींच रही है, टो कर रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है। तो ये मिसाल है कि ये एक टग बोट है। और एक और एग्जांपल है, ये भी देखो, रस्सी के ज़रिए जो है वो खींचा जा रहा है, शिप को गहरे पानी में ले जाने के काम में आती है। तो ये एक टग बोट है और हमारे न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो दो टग बोट्स हैं। तो अगर दो टग बोट्स हैं तो कुछ इस किस्म का मामला है कि आप देख सकते हैं, एक ये वाली जो रस्सी है ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, ये वाली टग बोट खींच रही है, ये वाली टग बोट इसको खींच रही है। ये फोर्स अप्लाई कर रही है 6000 न्यूटन का, ये भी फोर्स अप्लाई कर रही है 6000 न्यूटन का, और जो दोनों के दरमियान का एंगल है वो एंगल बराबर है 60 डिग्रीज़ के। तो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको पता है दो वेक्टर्स हों अगर और उनके दरमियान का एक एंगल गिवन हो, तो हम जो पैरेललोग्राम मेथड है उसको यूज़ करते हैं। तो इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा, और जो कि इसका आप क्लियरली रिजल्टेंट देख सकते हैं, वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। जो भी इनका रिजल्टेंट फोर्स होगी F हमें मालूम करनी है, वो इस तरीके से अगर पैरेललोग्राम मेथड के ज़रिए समझ लें। मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है पैरेललोग्राम का थ्योरी वाला लेक्चर, उसको जाके देख सकते हो। तो फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर आएगी और इसी फोर्स को हमें न्यूमेरिकल में मालूम करना है। सो हमारे पास डेटा के अंदर क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल तो बहुत छोटा सा है, बस लॉजिक समझनी है आपने। हमें दो फोर्सेस गिवन है, फोर्स 1 है, फोर्स 2 है, और दोनों 6000 न्यूटन है। शिप 1 की फोर्स है, फोर्स ऑफ शिप 1 जो पहली वाली बोट 1 टग बोट फोर्स अप्लाई कर रही है ना, तो फोर्स ऑफ बोट 1 इसको नाम दे देंगे F1 का, और ये बराबर है 6000 न्यूटन के। ठीक है, और इसी तरीके से है फोर्स ऑफ बोट 2, फोर्स ऑफ बोट 2 जो है इसको F2 का नाम देते हैं, और वो भी बराबर है 6000 न्यूटन के। और हमें मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स, एंगल भी लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स जिसको मैंने नाम दिया है F का, ये जो है ना ये F का नाम दिया है, इधर F है, ये हमें मालूम करनी है। और एक और जो चीज़ हमें गिवन है वो है एंगल बिटवीन फोर्सेस या रोप्स, तो थीटा से शो करेंगे, वो बराबर है 60 डिग्रीज़ के। तो आपने जहन में बिठा लें आपके दो फोर्सेस और एक एंगल गिवन होगा अगर, तो हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड है, उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अगर पैरेललोग्राम लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो बराबर होता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर यानी फोर्स का स्क्वायर टू फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल। ठीक है जी, तो R बराबर, अब हमने R को क्या नाम दिया है, हमने फोर्स को नाम दिया है F का, तो इधर लिख देते हैं F इज़ इक्वल टू, इधर आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 6000 का स्क्वायर
प्लस 6000 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 6000 और साथ में आ जाएगा cos 60 डिग्रीज, ठीक है ना, cos 60 आएगा। अब cos 60 आपको पता है 0.5 होता है, cos 60 होता है 0.5। वैसे तो आप इसको वैल्यूज़ को डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो, लेकिन चलो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा लंबा करके समझा देता हूँ, ताकि कुछ बच्चे कैलकुलेटर में पुट करने में ना गलतियाँ करते हैं। ये जो है ना 6000 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36000000, अगर अलग अलग देखोगे ना, इसका भी ये हो जाएगा 36000000 प्लस, अच्छा 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 6 36 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 72 और 6 0 हो जाएंगे दोबारा से। cos 60 बराबर होता है 0.5 के। अब जहन में बात रहे कि जो 0.5 है ये सिर्फ 72000 समथिंग के साथ लिखा हुआ है। बच्चे गलती करते हैं कि पहले इन तीनों को ऐड करते हैं फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5 करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो 36 वाली वैल्यूज़ आ रही है ना शुरू की दो, ये हो जाएगा 72, 36 36 72 और बाकी 6 0 आ रहे हैं तो 6 0 तो लगा ही देंगे। अच्छा जी, फिर ये 72 मल्टीप्लाई बाय 0.5 या आधा, तो ये हो जाएगा अगेन 36 और बाकी 6 0 अपनी जगह पे रहेंगे। एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। इन दी एंड इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 प्लस 36 108 और बाकी 6 0 अपनी जगह पे एज इट इज़ आएंगे। इसका मतलब अब आखिरी काम आपके पास क्या बचेगा, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 108 और 6 0 ना, 6 0 लगाने हैं आपने, ये बराबर आ जाएगा 10,392 10,392.3 न्यूटन के। सही, अगर सेम डायरेक्शन में होती ना दोनों बोट्स तो यकीनन 12,000 हो जाता, 6,000 6,000 12,000, लेकिन क्योंकि एंगल पे थी तो 12,000 नहीं हो रहा टोटल, बल्कि वो बराबर हो रहा है 10,392 न्यूटन के। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 3 ये भी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से शुरू हो रही है, स्टार्ट हो रही है, वी मतलब 0 है, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो मूव करती है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, 5वें सेकेंड में। याद रखो 5 सेकेंड मुकम्मल नहीं हुए, वो कह रहे हैं 5वें सेकेंड में। ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स, 36 मीटर का फासला तय करती है वो 5वें सेकेंड में। तो कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन कितना था, और द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर यानी कि 5 सेकेंड गुजरने के बाद टोटल कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा कार ने, ये हमें मालूम करना है। अब फॉर एग्जांपल ये कार जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से और इस तरीके से फासला तय करती है, वो टोटल 5 सेकेंड तक फासला तय करती है, लेकिन 5वां सेकेंड, अब याद रखो 0 से लेके 1 तक पहला सेकेंड कहलाता है, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड गुजरने तक ये दूसरा सेकेंड कहलाएगा, 2 से 3 ये तीसरा सेकेंड कहलाएगा, 3 से 4 सेकेंड के दरमियान को चौथा सेकेंड बोलेंगे, और 5वें सेकेंड का मतलब होता है 4 सेकेंड गुजरने के बाद और 5 सेकेंड मुकम्मल होने से पहले। ये जो है ना ये 5th सेकेंड कहलाएगा, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के दरमियान में। डेटा में गिवन है कि वी जो है वो बराबर था 0 के, और 5वें सेकेंड का जो फासला है वो कितना है, वो है बराबर 36 मीटर के। तो हमें एक तो मालूम करना है टोटल डिस्टेंस कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 सेकंड तक का, और एक्सेलरेशन निकालना है क्योंकि कार यकीनन इस डायरेक्शन में किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब एक बात याद रखो, अगर तो मैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूँ S4 का मतलब हो गया 4 सेकेंड गुजरने के बाद का फासला, यानी 4 सेकेंड मुकम्मल होने पर कितना फासला तय हुआ उसको S4 का नाम दे दूँ, और यहाँ से लेके जो टोटल फासला है 5 सेकेंड वाला उसको मैं S5 का नाम दे दूं कि 5 सेकंड गुजरने के बाद कितना फासला हो गया। तो अगर आप नोट करो तस्वीर में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, S5 में से अगर S4 निकाल दूं तो यही बचेगा 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक का फासला, यानी कि जो 36 मीटर लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं S5 माइनस S4, यानी कि चौथे से 5वें सेकंड के दरमियान का जो है ना उसे 5वां सेकंड कहते हैं। 4 सेकंड मुकम्मल होने के बाद से लेके 5 सेकंड मुकम्मल होने तक जो फासला है वो 36 मीटर है, और इसको हम बोलते हैं 5वां सेकंड जो हमें गिवन है। बस इसी कंडीशन को जहन में रखते हुए हम जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हमें गिवन थी इनिशियल वेलोसिटी, डेटा बनाते हैं। वी गिवन है हमें, इनिशियल
वेलोसिटी, जिसे vi से शो करते हैं, और वो है 0 के बराबर। ठीक है, फिर S5 माइनस S4 डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड के अंदर जो फासला तय हुआ उसको मैंने बोला हम नाम देंगे S5 माइनस S4, और वो है 36 मीटर। अब मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है सबसे पहले एक्सेलरेशन कितना था इस कार के अंदर, एक्सेलरेशन मालूम करना है यानी कि A, और दूसरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इस टाइम में यानी कि 5 सेकंड में। टोटल डिस्टेंस 5 सेकंड में कितना कवर हुआ तो उसको तो हम S5 कहते हैं, ये हमें मालूम करना है। अब सोल्यूशन का एक सिंपल सा मेथड ये होगा कि मुझे जो है ना किसी तरीके से 4 सेकंड का फासला निकालना है और 5 सेकंड का, दोनों को माइनस करके सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फॉर t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि जब 4 सेकंड गुजरे तो कितना फासला हुआ, यानी कि उसको S4 का नाम दूंगा। ठीक है, तो टाइम है और डिस्टेंस है, सेकेंड इक्वेशन सही रहेगी। S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि 4 सेकंड की बात हो रही है तो उसको S4 लिख देता हूँ। VI 0 है, टाइम मैंने बोला 4 सेकंड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 1/2 A नहीं मालूम कितना है, और टाइम की जगह पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 सेकंड की बात हो रही है ना, 0 × 4 0 हो गया। ठीक है जी, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1/2 A, और साथ में आ रहा है 16 S4, और यहाँ पे कैंसिलेशन 2 1s are 2, और ये आ गया 2 8s are 16। तो S4 का आंसर आ गया बराबर 8A के। इसको जहन में रखना है आपने ना, इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फॉर 5 सेकेंड। फॉर t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि जब 5 सेकेंड गुजर गए तो फासला कितना था। इक्वेशन वही है, सेकेंड इक्वेशन S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा S5, VI अभी 0 है, टाइम 5 सेकेंड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 1/2 A नहीं मालूम, 5 सेकेंड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 0 × 5 0 हो गया, S5 आ गया, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे A है, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 डिवाइड बाई 2 12.5 A, ये आंसर आ गया हमारे पास S5 का। लेट्स से इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो S4 का आंसर निकाल चुके थे, S5 का आ गया। अगर इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूं मैं इक्वेशन नंबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे S5 माइनस S4 आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, ये 2 है ये 1 है, तो S5 माइनस S4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे 12.5 A माइनस इक्वेशन में लिखा हुआ है 8A। S5 माइनस S4 36 के बराबर गिवन है, और 12.5 माइनस 8 ये होता है 4.5 A के बराबर। A की वैल्यू को अलग करना है, 4.5 डिवाइड होगा 36 के साथ, सो 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ये आ गया बराबर 8 के। एक्सेलरेशन आ गई कार की 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर ये। दूसरा हमें निकालना था टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, जो सेकेंड पार्ट था, और टोटल डिस्टेंस था एक्चुअली S5। तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन 2 को देखो गौर से। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट S5 बराबर है 12.5 इंटू A के, A तो हम निकाल चुके हैं 8 के बराबर, तो 12.5 इंटू 8 ये बराबर आ जाएगा 100 मीटर्स के बराबर S5। ठीक है जी, ये दोनों इक्वेशन हो गए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये जो तीनों सवाल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। शो करना है कि जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल देके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होती है, इक्वल होती है, ये हमें साबित करना है। अब सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की लॉजिक समझते हो ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम करके आंसर जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ जाए, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और उन पर रेंज हमेशा सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक मार्टर शेल फायर करते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडजस्ट करा हुआ है 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना, और फिर यहाँ से इसको स्पीड दी जाएगी और इससे एक शेल निकलेगा, और वो शेल कुछ फासला तय करेगा। ठीक है, शेल यहाँ से यहाँ तक का फासला तय कर लेगा। ये कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मैंने बोला 2 ऐसे एंगल जिनका सम 90 आ जाए, तो 30 में क्या ऐड करें, 90 आ जाए,
यकीनन 60 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है। तो 60 पे देख लेते हैं रेंज कितनी होगी। 60 पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, 60 पर एंगल ज़्यादा हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब अगर यहाँ से फेंकते हैं तो आप देखोगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और ये पहुँचेगा वहीं तक ही जहाँ तक 30 डिग्री पर गया था, ठीक है ना। और अगर दोनों को एक साथ देखना चाहो तो देखो ज़रा, एक में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक में टाइम कम लगेगा, बाकी जाएंगे एक ही जगह पर। ये देखो वो जल्दी गिर गया और 60 डिग्री वाले को थोड़ी सी देर लगी, लेकिन रेंज दोनों की बराबर ही रही, ठीक है ना। ऐसा होता है। अब मुझे इसको मैथमेटिकली साबित करना है और ये 30-60 वाली एग्जाम्पल या किसी भी एग्जाम्पल से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सपोज कर लेते हैं जो हमें साबित करना है डेटा में। लेट एक एंगल सपोज कर लेते हैं θ1 30 डिग्री, जो कि मैंने भी एग्जाम्पल में बताया, और दूसरा कर लेते हैं 60 डिग्रीज, ठीक है। और हमें दोनों की रेंज मालूम करेंगे। इसकी रेंज मालूम करेंगे R1 हो जाएगी, ये वाली रेंज हो जाएगी R2। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि R1 R2 के बराबर ही आएगा, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं एट 30 डिग्रीज, रेंज निकालते हैं 30 डिग्री पे। और V0 जो है वो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो उसको V0 ही रहने देते हैं। और वैल्यू ऑफ G तो आपको पता है, उसे पुट नहीं करेंगे, G रहने देंगे। तो रेंज का जो फॉर्मूला है R बराबर होता है V0 का स्क्वायर साइन 2θ ओवर G, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला है ये। 30 डिग्री पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V0 स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड में G की वैल्यू आ जाएगी, तो G ही छोड़ देते हैं। सिर्फ यही तो देखना है कि रेंज सेम आएगी। 30 डिग्री वाली को R1 का नाम दिया था, ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 होता है 60 डिग्रीज डिवाइड बाय G, ठीक है। साइन 60 कैलकुलेटर से निकालोगे तो 0.866 आएगा, ये √3/2 एक ही बात है। तो V0 का स्क्वायर ओवर G साथ में आ गया √3/2, या 0.866 भी लिखोगे तब भी बराबर ही कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको √3 V0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, ये हमारे R1 का आंसर आया है। इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करते हैं 60 डिग्री के लिए। एट 60 डिग्रीज रेंज निकालते हैं 60 डिग्री पे, वो R2 कहलाएगी। V0 का स्क्वायर होगा, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री होगा और डिवाइड में G लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होता है, V0 का स्क्वायर साइन 120 डिवाइड बाय G। साइन 120 निकालोगे वो भी आएगा 0.866, या अगर उसमें लिखोगे रूट में तो √3/2 ही आएगा। ये आ गया √3/2, जिसको अगर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा √3 V0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। ये हमारा किसका आंसर आ गया, R2 का। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब आप ज़रा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट ये मिला कि R1 बराबर है R2 के। इट मीन्स रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज इक्वल होती है, मिसालों से हमने साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर आ जाती है। याद रखिए अलग अलग एंगल है, जैसे 45 डिग्री पे रेंज बहुत ज़्यादा होती है, 90 डिग्री के ऊपर हाइट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यकीनन कोई ऐसा एंगल है जो कि आपको यहाँ पे रिजल्ट में नज़र आ रहा है 76, इस पर जो है वो रेंज और प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो बराबर हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रूफ की तरह ही है, इसको प्रूफ करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा क्या गिवन है, डेटा ये गिवन है कि रेंज जो है वो बराबर है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के, और हमें मालूम करना है एट व्हाट एंगल ऐसा पॉसिबल है। दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, रेंज का और एच मैक्स का। तो पहले देखो रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज बराबर होती है V0 का स्क्वायर साइन 2θ ओवर G। अगर नहीं पता फॉर्मूला तो आप लेक्चर जाके देखो, चैनल के ऊपर सर्च करो मेरे, मिल जाएंगे, सारी डेरिवेशन मौजूद हैं।
शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, दोनों मेथड्स में मौजूद है। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। दोनों के फॉर्मूले लिख लिए। अब देखो कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अगर गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं तो r बराबर है एच मैक्स के। r की वैल्यू एच मैक्स की वैल्यू पुट करनी है। r है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g और एच मैक्स वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब देखो g से g तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। बस एक बात का ध्यान रखना, गलती से भी, अच्छा वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर भी कैंसिल, गलती से भी ये साइन 2 थीटा से कैंसिल नहीं कर देना एक, क्योंकि यहाँ का एंगल 2 थीटा है और यहाँ का एंगल थीटा है, तो दोनों एंगल डिफरेंट है ना। साइन के कैंसिल होने के लिए शर्त है कि एंगल का इक्वल होना ज़रूरी है। हाँ, इधर फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर कैंसिलेशन पॉसिबल होगी। हमने डेरिवेशन भी पढ़ा था। साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इस फार्मूले को पहले ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और ओवर में क्या लिखा हुआ है, ओवर में लिखा हुआ है 2। अब कैंसिलेशन करो। अब स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और नंबर्स एक तरफ कर लो और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ कर लो। तो आप देखो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और साइन के साथ कॉस जाके हो जाएगा डिवाइड, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कॉस इधर जाके डिवाइड हो गया। अब साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे, और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। हमें एंगल की वैल्यू चाहिए, थीटा को अलग करना है, 10 का इन्वर्स लेना पड़ेगा। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के 10 लिखोगे तो 10 इन्वर्स आ जाएगा। शिफ्ट 10 प्रेस करके 4 लिखोगे, आंसर आएगा 75.9 डिग्रीज़, और यही अप्रॉक्सीमेटली अगर राउंड ऑफ करते हैं तो बराबर आता है 76 डिग्रीज़ के। ये वो एंगल है जिस एंगल पर रेंज और एच मैक्स दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस। मार्टर शेल फायर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तोप से गोला फायर किया जा रहा है, और जो टारगेट है जितनी दूर हमें फेंकना है वो है 500 मीटर फासला, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 90 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए किस एंगल से फेंकें कि वो 500 मीटर दूर चला जाए इस स्पीड के साथ। हमें लॉन्च एंगल मालूम करना है। देखो इस किस्म की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमें पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बराबर है 90 मीटर पर सेकेंड के, और जो ग्राउंड लेवल टारगेट है वो हमें पता है कि एक फासले पर है, वो फासला कितना हो गया, इसको हम रेंज से शो करते हैं, वो है 500 मीटर दूर। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से फेंकता हूँ तो वो एक फासले पे जाके गिरेगा, ठीक है ना, इस डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। तो बताइए किस एंगल से फेंकने पर ऐसा पॉसिबल है, लॉन्च एंगल कितना होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल जो है वो 500 मीटर दूर जाके गिर जाए, यानी कि मार्टर शेल 500 मीटर दूर जाके गिर जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी तो कंफर्म है, कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट, वो है 90 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड लेवल टारगेट कितना दूर है, रेंज कितनी है जहाँ हमें फेंकना है, वो है 500 मीटर, और हमें मालूम करना है कि उसका लॉन्च एंगल कितना होगा। वैसे पेपर में जब ये सवाल आता है ना तो वो कहते हैं 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लॉन्च एंगल। ठीक है ना, 2 एंगल हो सकते हैं ना जिन पे रेंज बराबर होती है, मैंने समझाया था पिछले से पिछले सवाल के अंदर। तो हम भी दोनों एंगल को फाइंड करेंगे, बड़ा आसान सा तरीका है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले मेथड से निकालेंगे। आप देखो यहाँ पे रेंज की बात हो रही है ना, तो फार्मूला भी इसका मतलब रेंज वाला ही लगेगा। एच मैक्स की तो बात हो नहीं रही कि एच मैक्स या टाइम का फार्मूला लगाएं। तो रेंज का फार्मूला है आर इज़ इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। रेंज गिवन है 500, वेलोसिटी है 90, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, साइन आएगा 2 थीटा और डिवाइड में लिखा हुआ है 9 जी यानी कि 9.8। अलग करना है इसको सिंपल, 9.8 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और 90 का स्क्वायर होता है 8100, साइन 2 थीटा अपनी जगह पे लिखा हुआ है।
500 इंटू 9.8 ये हो जाएगा 4900, और ये जो 8100 लिखा हुआ था ये इधर डिवाइड होगा, अलग करेंगे, एंगल की वैल्यू को अलग करना है, sin 2 थीटा। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 49 डिवाइड बाई 81 कर लीजिए, 49 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू 0.604, 0.604, ये sin 2 थीटा की वैल्यू है। अब आप एक काम करें, साइन को दूसरी तरफ भेजें ताकि 2 थीटा अलग हो जाए, 2 थीटा आ जाएगा बराबर साइन इनवर्स 0.604, ठीक है ना। अब इसका साइन इनवर्स लो, शिफ्ट प्रेस करके साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 37.2, 2 थीटा बराबर आ गया 37.2 के, डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू 37.2 डिवाइडेड बाय 2, 37.2 को डिवाइड करेंगे 2 से, 37.2 डिवाइड बाय 2 इट इज़ इक्वल टू 18.6 डिग्रीज, ठीक है ना। एक तो ये वाला एंगल है लाउंज एंगल, अगर ये होगा तो भी प्रोजेक्टाइल वहीं जाके गिरेगा, बस ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा। और दूसरी पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है कि आपने डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू साइन इनवर्स में इस्तेमाल करी। मैंने सारी कर ली थी कैलकुलेटर वाली, आप 0.604 करोगे, थोड़ा बहुत पॉइंट का इशू, इतना बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए, दो ऐसे एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि जिनका एंगल 90 डिग्री होता है, उन पर रेंज बराबर होती है। अब एक एंगल तो मुझे पता लग गया है 18.6 है, दूसरा एंगल मालूम करने के लिए उसे 90 में से माइनस करना पड़ेगा। थीटा डैश आएगा 90 डिग्री में से माइनस कराएंगे 18.6 डिग्रीज को, तो हमें दूसरी पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी 90 माइनस 18.6, ये बराबर होता है 71.4 के। सो थीटा डैश आ जाएगा बराबर 71.4 डिग्रीज, और बुक में यही वाला आंसर दिया हुआ है। लेकिन हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पेपर में तो अलग से लिख के देखते हैं, फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है जी। सो ये हो गए 6 के 6 सवाल काइनेमेटिक्स चैप्टर के। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई परेशानी है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।